तो सबसे पहले जब हम अपराध को समझें तो कुछ लोग तो शामिल होते हैं कि वो सीधा अपराध करते हैं, उसको परपेट्रेटर कह सकते हैं कि जो सीधा अपराध कर रहा, मुख्य अपराधी होता है, वो अपने हाथों से अपराध करता है या किसी बच्चे से या किसी पागल व्यक्ति के माध्यम से अपराध करता है, उसको हम कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष रूप से अपराध कर रहा है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं होते, वो मुख्य अपराधी को अपराध करने में कुछ सहायता देते हैं, वो मुख्य अपराधी को के साथ किसी षड्यंत्र में शामिल होते हैं, वो मुख्य अपराधी को उकसाते हैं कि तुम ये कार्य कर लो। तो इन लोगों को जो सेकंड डिग्री कहें कि या कहें कि जो मुख्य अपराध में कहीं ना कहीं सहयोग देते हैं, उनको हम अबेटर कहते हैं। अब अबेटमेंट कितने प्रकार से हो सकता है ये धारा 107 बताती है, और जो ये अबेटर होते हैं ये कितने प्रकार से इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। तो एक मामला हुआ करतार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें बताया गया है कि अबेटमेंट किस किस तरह से आप कर सकते हैं। कहा गया आप असिस्ट करके कर सकते हैं, आप ऐड दे के कर सकते हैं, किसी को आप कमांड दे रहे हैं, कुछ उसके लिए प्रोक्योर कर रहे हैं, उसको कुछ काउंसलिंग कर रहे हैं, इस तरह से आप अबेटमेंट कर सकते हैं। करतार सिंह के मामले में कहा गया। अब हमारी जो भारतीय विधि है वो कॉमन लॉ से पैदा हुई है, कॉमन लॉ के माध्यम से यहां तक पहुंची है। तो कॉमन लॉ में क्या है अबेटमेंट की स्थिति? तो कॉमन लॉ में जो ये सहायक अपराधी होते हैं इनको 3 वर्गों में बांटा गया। एक एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट, एक एक्सेसरीज एट द फैक्ट और एक्सेसरीज आफ्टर द फैक्ट। 3 वर्गों में इनको बांटा गया जो ये सहायक अपराधी होते हैं। अब जब अपराधियों को बांटते हैं तो प्रिंसिपल ऑफेंडर और सेकंड डिग्री ऑफेंडर। प्रिंसिपल ऑफेंडर कौन होता है? जो अपने हाथों से अपराध कर रहा होता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफेंडर। ये ध्यान रखिएगा कि 3 पायदान बने, जो कॉमन लॉ है उसी के माध्यम से हम भारतीय विधि को भी समझ पाएंगे कि कॉमन लॉ में 3 पायदान बने। एक एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट, एट द फैक्ट और आफ्टर द फैक्ट। उसके बाद अपराधियों में आते हैं तो अपराधियों को भी वर्गों में बांटा गया। एक प्रिंसिपल ऑफेंडर हो गया जो अपने हाथों से अपराध करता है, और एक हो गया प्रिंसिपल ऑफेंडर सेकंड डिग्री। प्रिंसिपल ऑफेंडर सेकंड डिग्री क्या करता है कि ये मौके पर खड़ा होता है, अपने हाथ से अपराध नहीं करता है, इसकी उपस्थिति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं मौके पर होती है, और ये अपने हाथ से अपराध नहीं करता है, पर ये मौके पर रहकर कुछ ना कुछ ऐड प्रदान करता है प्रिंसिपल ऑफेंडर को। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफेंडर सेकंड डिग्री, और इसी को कहते हैं एक्सेसरीज एट द फैक्ट। वर्गीकरण को जान लेंगे तब हम दुष्प्रेरण को आसानी से समझ पाएंगे। ये देखिए एट द फैक्ट, ये मौके पर उपस्थित है और मौके पर उपस्थित रहकर कुछ सहायता दे रहा है, इसीलिए इसको कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफेंडर सेकंड डिग्री। और जो अपने हाथों से अब कार्य कर रहा है उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफेंडर फर्स्ट डिग्री। अब जब इन प्रिंसिपल ऑफेंडर फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री को हम देखेंगे 107 से लेकर 120 तक के प्रावधान में, इन दोनों के लिए दंड की समान व्यवस्था कहां की गई है? धारा 114 में। कॉमन लॉ भी इनको समान दंड देता है और धारा 114 भी समान दंड की बात करती है। दूसरे जो वर्ग बचे एक्सेसरीज एट द बिफोर द फैक्ट और आफ्टर द फैक्ट, तो बिफोर द फैक्ट जो क्रिमिनल्स कॉन्स्पिरेटर रहते हैं, उकसाने वाले का पार्ट रहता है, वो इसमें शामिल होता है। जो आफ्टर द फैक्ट है उसके लिए आईपीसी अलग से व्यवस्था कर देती है। एक्सेसरीज आफ्टर द फैक्ट है उसके लिए आईपीसी अलग से प्रावधान बनाती है, उनको अबेटर नहीं मानती, उनके अपराधों को, उनके कार्य को अलग से प्रावधान बनाकर दंडित किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि धारा 136 है, धारा 157 है, 201 है, 212 है, 216, 216 ए, 411, 412। यहां पर कहीं ना कहीं संशय दिया जा रहा, हार्बरिंग करते अपराध होने के बाद आफ्टर द फैक्ट आप क्या करेंगे कि अपराध हो चुका होता है, अब आप क्या करते हैं कि उस अपराधी की मदद करते हैं। किस प्रकार? हार्बरिंग करके, उसकी चोरी की वस्तु को आप बरामद करके, प्राप्त करके, खरीदते हैं, जान रहे हैं कि ये चोरी की वस्तु है, उसके बावजूद आप खरीद रहे हैं, तो एक्सेसरीज आफ्टर द फैक्ट। तो हमारे यहाँ आईपीसी में जो आफ्टर द फैक्ट वाली चीजें हैं उनको अलग से अपराधों में वर्गीकृत दंड का प्रावधान किया गया। थोड़ा सा सिद्धांतिक रूप में समझ लेंगे तब चीजें ज्यादा आसान लगेंगी। तो 3 वर्गों में बांटा पहले, जो ये सहायक प्रकृति के अपराधी होते हैं इनको 3 वर्गों में बांटा कि किस किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। तो एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट, जो अपराध होने के पहले सहायता कर सकते हैं। एट द फैक्ट, जो मौके पर प्रेजेंस हैं और वहां कुछ मदद कर रहे हैं। और आफ्टर द फैक्ट, जो अपराध होने के बाद किसी प्रकार हार्बरिंग कर रहे हैं,
एविडेंस को विलोपित करने में आपकी मदद कर रहे हैं, एविडेंस को विलोपित कर रहा है, या जान रहा है कि ये चोरी की प्रॉपर्टी है, उसके बावजूद खरीद रहा है, या आप जान रहे हैं कि ये भगौड़ा है, ये सेना को छोड़ के आया है, उसको आप हार्बर कर रहे हैं, तो यहां पर उसका कार्य हो चुका होता, उसके बाद आप उसकी मदद करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं आफ्टर द फैक्ट। और जो अबेटमेंट वाला हमारा पार्ट है वो आफ्टर द फैक्ट को डील नहीं करता है, उसके लिए अलग से प्रावधान बना दिए गए। अब आ जाते हैं धारा 107 में। ये प्रावधान जरूर लिख लीजिएगा कि जो अपराध होने के बाद कहीं ना कहीं मदद करते हैं उनके लिए अलग से प्रावधान बनाए गए हैं। जो अबेटमेंट वाला हम हिस्सा पढ़ेंगे वो एट द फैक्ट और बिफोर द फैक्ट की बात करता है। किसी बात का दुष्प्रेरण, धारा 107 देखिए। धारा 107 अपराध का दुष्प्रेरण की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है ए पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग। ये थिंग अपराध हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों हो सकता है। तो 107 में अपराध शब्द का उपयोग नहीं किया गया। कई बार परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि किसी बात का दुष्प्रेरण किसी अपराध का दुष्प्रेरण धारा 107 में परिभाषित है। तो धारा 107 में किसी बात का दुष्प्रेरण परिभाषित है। वो बात अपराध भी हो सकती है और अपराध नहीं भी हो सकती है। जब अपराध होगी तो 108 हम अलग से देखेंगे। तो ये जरूर ध्यान रखिए, 107 किसी बात के दुष्प्रेरण की बात करता है। अब कितने प्रकार से आप दुष्प्रेरण किया जा सकता है? तो पहला है कि इंस्टिगेट्स, मतलब किसी को आप उकसाकर कर सकते हैं। दूसरा कि कॉन्स्पिरेसी, और तीसरा है ऐड, कि ऐड आप दे रहे हैं। इन तीन पार्ट्स में मतलब कितने प्रकार से आप दुष्प्रेरण कर सकते हैं। तो तीन प्रकार से दुष्प्रेरण करने के आपके पास विकल्प हैं कि पहला आप किसी को उकसा दें, इंस्टिगेट करें, इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, या किसी बात को करने के लिए षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए, तो ये षड्यंत्र द्वारा। और तीसरा है कि उस बात को किए जाने में किसी कार्य या लोभ द्वारा साशय सहायता करता। तो साशय सहायता, तो कितने आपको विकल्प मिल रहे हैं, मतलब कितने प्रकार से आप किसी बात को दुष्प्रेरित कर सकते हैं। तो तीन प्रकार से किसी बात को दुष्प्रेरित कर सकते हैं। बात सब ध्यान रखिएगा, अपराध नहीं। उस बात को किए जाने के लिए किसी व्यक्ति को आप उकसा दें, उस बात को किए जाने के षड्यंत्र में आप दूसरे लोगों के साथ शामिल हैं और उस षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य कर दिया जाए या अवैध लोभ कर दिया जाए, या उस बात को करने में आप साशय सहायता दे रहे हैं। तो तीन तरह से आपको ये विकल्प मिलता है कि आप किसी अपराध का, किसी बात का दुष्प्रेरण कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखिएगा कि दुष्प्रेरण के अपराध में मेंस रिया सबसे महत्वपूर्ण है। जो तीनों शब्द आपको मिलते हैं, उकसाना, इंगेज या इंटेंशनल एड, तीनों में जो मेंस रिया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। दुष्प्रेरण के अपराध में मेंस रिया ही आपको ये तय करता है कि आपने इस बात के किए जाने का दुष्प्रेरण किया या नहीं किया। क्योंकि तीनों शब्द आप जब देखें, इंस्टिगेट मतलब उकसा रहे हैं आप किसी को, तो आपके मन में कोई विचार आएगा और उस विचार को आप सामने वाले व्यक्ति से फलीभूत कराना चाहते हैं, तो आप उसको इंस्टिगेट करेंगे, भड़काएंगे उसको, यही इंस्टिगेट। तो ये भी साशय होगा। इंगेज, इंगेज विथ वन आर मोर अदर पर्सन, तो मीटिंग्स ऑफ माइंड्स है, तो यहां भी आपका दुराशय होगा। और तीसरा जो शब्द मिलता है साशय सहायता, सिर्फ सहायता नहीं, इंटेंशनल एड। तो तीनों ही बातों को जब आप देखें तो यहां पर मेंस रिया बड़ा महत्वपूर्ण रोल लगता है यह तय करने में कि कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेंस रिया बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीनों ही जो माध्यम आपको मिलते हैं, उकसाना, षड्यंत्र या साशय सहायता, तीनों इन शब्दों में ही भाव ये छिपा हुआ है कि मेंस रिया बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, कुछ अपराध होते हैं जहां पर मेंस रिया की जरूरत नहीं होता, जैसे 292, वहां मेंस रिया की कोई जरूरत नहीं है। तो जब मूल अपराध के लिए ही मेंस रिया की जरूरत नहीं है, तो अबेटमेंट के लिए भी मेंस रिया की जरूरत नहीं रहेगी। अब हम पहले हिस्से में बात करते हैं कि जो पहला शब्द हमें मिलता है उकसाना, उकसाने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उकसाना कैसे, किन किन शब्दों से आप किसी को उकसा सकते हैं। आप किसी बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को बढ़ावा दे सकते हैं, उसको कमांड कर सकते हैं, उसको उद्दीप कर सकते हैं, उसको भड़का सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। कुल मिला के कि किसी बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को भड़काना या उत्साहित करना, उद्दीप्त करना, यही कहलाता है उकसाना। इसी को हम कहते हैं उकसाना।
उकसाना आप अपने शब्दों से भी कर सकते हैं या आप अपने आचरण के माध्यम से भी किसी को कोई बात करने के लिए उकसा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा आप शब्दों का उपयोग करें, आप अपने आचरण से भी किसी को इंसाइट कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। तो कानून कहीं ये नहीं कहता है, कई बार हमें ये धोखा होता है कि हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था। तो जब आप उकसाना पढ़ें तो यहां ये नहीं लिखा हुआ कि आप हमेशा शब्दों द्वारा ही किसी को उकसाएं। इंस्टिगेशन मे बी इन एनी फॉर्म, किसी भी प्रकार से इंस्टिगेशन हो सकता है। लॉ डज नॉट रिक्वायर इंस्टिगेशन टू बी इन ए पर्टिकुलर फॉर्म और दैट इट शुड ओनली बी इन वर्ड्स। कानून कहीं नहीं कहता है कि हमेशा शब्दों के माध्यम से ही किसी को उकसाएं। आप ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दें उस व्यक्ति के आसपास कि वो अपने आप कोई काम करने के लिए उद्दीप्त हो जाए। जैसे कई व्यक्ति जो मौके पर खड़े होकर दर्शक दीर्घा में बैठकर किसी चीज को देख रहे हैं, मारपीट हो रही थी और आप वहां पर खड़े कुछ चुपचाप देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो क्या आपकी प्रेजेंस वहां पर मारपीट करने वाले व्यक्ति को उकसा रही है? नहीं उकसा रही है, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ सक्रिय भागीदारी नहीं है। उस बात को करने में उकसाने के लिए हमेशा ये जरूरी है कि कुछ ना कुछ सक्रिय भागीदारी आपकी होनी चाहिए, आपकी तरफ से कुछ ना कुछ सक्रिय काम किया जाना चाहिए, सक्रियता आपकी आनी चाहिए। पैसिव प्रेजेंस या पैसिव अप्रूवल ये सब उकसाना नहीं कहलाते। कुछ ना कुछ आपकी तरफ से सक्रिय भागीदारी उस कार्य में होनी चाहिए। तो ये जरूर ध्यान रखें कि उकसाना सिर्फ शब्दों से होना जरूरी नहीं है, आप अपने कंडक्ट से या ऐसी परिस्थितियां पैदा कर कर भी कोई परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी को उकसा सकते हैं। जैसे एक मामला हुआ आपका जिसमें कि एक स्त्री थी, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज इकबाल सिंह। इसमें कहा गया कि जो पति या पति के रिश्तेदार थे उन्होंने स्त्री को सीधा ये नहीं कहा कि तुम आत्महत्या कर लो, पर पति और पति के रिश्तेदार उसको रोज तलाक की धमकी देते थे कि तुमको तलाक दे देंगे, तुमको तलाक दे देंगे, तुमको तलाक दे देंगे। तो ये जो कंटिन्यूअसली धमकी उसको तलाक की दी जा रही थी, उस धमकी के परिणाम स्वरूप आप सीधा उस काम के लिए नहीं उकसा रहे, पर आपने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी थी उन पति और पति के नातेदारों ने कि उस स्त्री को लगा कि नहीं अब बस यही एक चारा बचा हुआ जीवन में करने के लिए कि मैं आत्महत्या कर लूं। तो फिर माना गया कि आपने सीधा आत्महत्या करने के लिए नहीं उकसाया, लेकिन आपने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी, आपका कंडक्ट ऐसा था कि उससे ये परिस्थितियां पैदा हुई, उस स्त्री को लगा कि हैज नो अदर रिकोर्स देन टू कमिट सुसाइड। उसको लगा कि नहीं जीवन में अब मेरे कुछ बचा नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक उपाय बचा हुआ कि मैं सुसाइड कर लूं। तो बात ये कर रहे थे कि उकसाना भड़काना है किसी काम को करने के लिए। उकसाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हमेशा शब्दों का उपयोग करें, आप अपने आचरण के माध्यम से भी किसी को उकसा सकते हैं। सिर्फ आप किसी को सलाह दे दें और उसके परिणाम स्वरूप आपकी सलाह का वो गलत अर्थ समझे और जाकर कुछ कर ले, तो यहां पर उकसाना नहीं कहेंगे। सिर्फ आपकी प्रेजेंस है, मेयर प्रेजेंस है, उसको भी उकसाना नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उकसाना सक्रिय आपका सहयोग मांगता है, कुछ ना कुछ सक्रियता आपकी ओर से दिखाई जानी चाहिए। उकसाने को समझने के लिए हमें इसका पहला स्पष्टीकरण पढ़ना पड़ेगा, धारा 107 का। मतलब उकसाना या तो आप जानबूझकर किसी बात को मिसरिप्रेजेंट करें। उकसाना समझने के लिए पहला स्पष्टीकरण पढ़ें कि जो कोई जानबूझकर दुर्वोपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित करता है या उपाप्त करता है, कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है या कहा जाता है। मतलब दो जिम्मेदारियां हैं आपके पास, एक जिम्मेदारी ना कहें, एक तो बदमाशी आपकी ओर से, आप जानबूझकर किसी बात का दुर्वोपदेशन कर रहे हैं। दुर्वोपदेशन मतलब जो तथ्य वास्तव में नहीं है उनको आप प्रकट कर रहे हैं। तो यदि आप जानबूझकर किसी तथ्य का दुर्वोपदेशन कर रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप सामने वाले व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए उकसा रहे हैं, तो माना जाएगा कि आपने उसको उकसाया है। या आप क्या कर सकते हैं, एक तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए आबद्ध है। देखिए सक्रियता, यहां हम बार बार कह रहे हैं कि उकसाने में सक्रियता होनी चाहिए। सक्रियता आपने कैसा किया? सक्रियता दिखाई देती है कि जानबूझकर आप दुर्वोपदेशन कर रहे हैं, ऐसे तथ्यों को प्रकट कर रहे हैं जिनका अस्तित्व तो नहीं है, तो सक्रियता आपकी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ एक ड्यूटी थी आपकी कि किसी मटेरियल फैक्ट को आप सामने वाले व्यक्ति को प्रकट करते। ड्यूटी जरूर ध्यान रखिएगा,
किस तथ्य को प्रकट करने की ड्यूटी है, वो तथ्य तात्विक होना चाहिए, और जिस व्यक्ति द्वारा वो तथ्य प्रकट किया जाना चाहिए था वो आबद्ध है। आबद्ध मतलब कि उसके ऊपर ये बाइंडिंग ड्यूटी थी कि वो ऐसा प्रेजेंट करता, जो जिस सोसाइटी में वो जी रहा है उस सोसाइटी के हिसाब से उसकी बाइंडिंग ड्यूटी थी कि वो उन तात्विक तथ्यों को सामने वाले व्यक्ति को बताता। और इसने क्या किया, बदमाशी की। देखिए फिर सक्रियता आ गया। आपकी ड्यूटी थी कि आप मटेरियल फैक्ट सामने वाले व्यक्ति को बताते, और आपने बदमाशी क्या की कि आपने जानबूझकर उस तथ्य को प्रकट किया जाना छुपा लिया। एक जगह आप गलत तथ्यों को प्रकट कर रहे थे, और एक जगह आपकी ड्यूटी थी कि आप वास्तविक तथ्यों को सामने वाले व्यक्ति को बताते, तो आपने बेईमानी से और सक्रियता पूर्वक उन वास्तविक तथ्यों को छिपा लिया कि ये सामने वाला व्यक्ति वास्तविकता ना जान जाए। और आपकी ड्यूटी है कि आप उसको वास्तविकता बताएं, मटेरियल फैक्ट है, आपकी ड्यूटी है कि आप उसको बताएं, लेकिन आपने बदमाशी की और आपने उन तथ्यों को छिपा लिया। तो इसी से देखिएगा सक्रियता हमें पता चलती है। जो स्पष्टीकरण एक है वो सक्रियता की बात करता है, जानबूझकर दुर्व्यपदेशन या जानबूझकर मटेरियल फैक्ट जिन्हें आप प्रकट करने के लिए आबद्ध थे उनको आपने सक्रिय रूप से छिपा लिया, और उसके द्वारा आप कोई परिणाम प्राप्त करते हैं या परिणाम प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो कहा जाएगा कि आपने उकसाने। हेलो, हाँ, लाइट के कारण कुछ समस्या हो गई थी। तो हम बात कर रहे थे कि उकसाना कब माना जाएगा, उकसाना कब नहीं माना जाएगा। अब बात करें कि जो उकसाने की हम बात कर रहे हैं तो कई आपको दृष्टांत मिलेंगे कि सिर्फ आपने कुछ शब्द किसी व्यक्ति को कह दिए तो क्या वो उकसाने की श्रेणी में आएगा। मेयर वर्ड उकसाना आएगा जब तक कि आपके पास मेंसरिया ना हो। जैसे एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि मैं मरने जा रही हूँ, मैं मरने जा रही हूँ, मैं मरना चाह रहा हूँ। अब पति ने वहां उसको कुछ नहीं कहा, पति ने उसको नहीं पकड़ा, नहीं रोका, और परिणाम स्वरूप वो पत्नी जाकर मर गई। तो पति का यहाँ उकसाना क्या हुआ? पति का क्या यहाँ पर प्रेजेंस रहना या उसको ना रोकना उकसाने की श्रेणी में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई बाइंडिंग ड्यूटी नहीं थी कि वो ऐसा करता। उसकी तरफ से कोई सक्रियता नहीं थी उस आत्महत्या में, उस पति की कोई सक्रिय भागीदारी नहीं थी। दूसरी चीज अप्रूवल की बात करें कि अप्रूवल आपका कुछ ना कुछ सक्रियता होना चाहिए। जो परिणाम प्राप्त हुआ है उस परिणाम में कुछ ना कुछ जो आपकी सक्रियता है, अप्रूवल इस नेचर का होना चाहिए। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि यहाँ पर अप्रूवल पैसिव है, पति ने उसको रोका नहीं, बस यही है, पैसिव अप्रूवल था। लेकिन जहां पर आपका एक्टिव अप्रूवल आ जाता है, जैसे एक स्त्री के पति की मृत्यु हुई और जब दाह संस्कार चल रहा था उसी समय लोग उस पत्नी की प्रेजेंस में सती माता की जय, सती माता की जय, मतलब वो स्त्री सती होना जाना चाह रही थी। वो स्त्री के मन में विचार आया कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मुझको भी आत्म सती हो लेना चाहिए। और वहां पर जो लोग खड़े हुए थे उस स्त्री को सती माता की जय के नारे लगा रहे। अब उसके मनोभाव में सोचिए, जो स्त्री के मन में एक विचार आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए, और आपने उसके विचार को क्या किया, एक्सिलरेट कर दिया। सती माता की जय बोलकर आपने उसके विचार को एक्सिलरेट कर दिया।
तो यहां पर माना जाएगा कि आपने उसको आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया है। ये मामला आपका है तेज सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1958। तो जहां पर देखिए, यहां पर भी अप्रूवल ही आप दे रहे थे। एक और दृष्टांत से बात करते हैं उकसाने को समझने की, कि एक मामला हुआ जिसमें ए ने बी से कहा कि वो सी को मारना चाहता है। ए ने बी से कहा कि वो सी को मारना चाहता है। अब जैसा सामान्य जीवन में होता है, आपसे किसी ने आके बताया कि मैं उसको आज गोली मार दूंगा, तो आप क्या कहते हैं, यार जो तुम्हें उचित लगे वो तुम कर लो। तो क्या आपका ये कहना कहीं ना कहीं अनुमोदन की श्रेणी में आता है कि नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता। जब तक आपके मेंसरिया ना हो, आपने इस मेंसरिया के साथ अपनी ये कंसेंट ना दी हो, पैसिव अप्रूवल उकसाने की श्रेणी में नहीं आता है। तो उकसाने को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो दो चीजें यहां पर हमने देखी कि सिर्फ आप शब्द ऐसा कुछ कह दें बिना इंटेंशन के, जैसे कि दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था, उस झगड़े में आपने किसी को कुछ कह दिया और उसके परिणाम स्वरूप एक कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, तो यहां पर आपकी बात उकसाने की श्रेणी में नहीं आएगी, मेयर वर्ड उकसाने में नहीं आएंगे जब तक कि आपका इंटेंशन ना हो। ए मेयर वर्ड विदाउट नेसेसरी इंटेंट टू incite a person in quarrel or in a spur of moment or in anger does not constitute instigation। आप नाराजगी में या विवाद के दौरान ऐसा कुछ कह देते हैं तो शब्दों के आधार पर सिर्फ आपको इंस्टिगेशन के लिए दायी नहीं ठहराया जाएगा। हाँ, जहां पर आप अनुमोदन करते हैं, और अनुमोदन भी पैसिव नहीं होना चाहिए। अनुमोदन जो आपने यहाँ पर सती माता की जय बोलकर किया वो एक्टिव अनुमोदन हो गया, और जब एक्टिव अनुमोदन होता है तो वो इंस्टिगेशन की श्रेणी में आ जाएगा। और दो चीजें हमने बात कर ली कि विलफुल कंसीलमेंट और जानबूझकर आप दुर्विवेदित कर रहे हैं तथ्यों को, उसकी भी बात हमने कर ली। महत्वपूर्ण मामला, जिस मामले को अभी कई बार चैट बॉक्स में लिखा जा रहा था, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज इकबाल सिंह, AIR 1991 SC 1532, और एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी जजमेंट है, राम कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। इसमें क्या हुआ था कि शादी को 20 साल हो चुके थे, उसी से मिलता जुलता मामला था जो इकबाल सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब था, उसी से मिलता जुलता मामला है राम कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कि इसमें क्या था कि शादी को 20 साल हो चुके थे, वही डाइवोर्स दे दूंगा रोज की बात हो रही थी। तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि जो रोज रोज ये कंटिन्यूअस उस स्त्री को प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे उस स्त्री के मनोदशा पर यह प्रभाव पड़ा कि अब उसके पास, उसे ऐसा लगा कि नो अदर रिकोर्स, उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं बचा हुआ, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। तो आपका जो ये कंटिन्यूअस निरंतर किया जाने वाला कार्य था, हालांकि आपने उसको सीधे आत्महत्या के लिए नहीं उकसाया, लेकिन आपका जो निरंतर किया जाने वाला कार्य था उसका परिणाम ये हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मेयर वर्ड सिर्फ शब्दों के आधार पर हम नहीं कह सकते कि किसी ने किसी को उकसाया है, या अप्रूवल यदि पैसिव अप्रूवल है तब भी नहीं कह सकते कि आपने किसी को उकसाया है। अप्रूवल एक्टिव होना चाहिए और शब्द के पीछे पीछे आपका भाव होना चाहिए, मेंस रिया जरूर होना चाहिए, बिना मेंस रिया के उकसाना नहीं कहलाएगा। अब दूसरे हिस्से में आते हैं, कॉन्स्पिरेसी। देखिए, कॉन्स्पिरेसी शब्द जो आपको मिला, ये हम बात कर रहे हैं 107। अभी जब आप 120A में कॉन्स्पिरेसी देखेंगे जो कि अमेंडमेंट के बाद आया, तो यहां पर जब हम कॉन्स्पिरेसी देखेंगे तो यहां भी दो या अधिक व्यक्तियों की जरूरत होगी। षड्यंत्र में एक या अधिक व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। एक एडिशनल चीज वहां जो हमें वर्गीकरण अलग करने की जरूरत पड़ेगी, जो 120A से हम जब 107 के सेकंड पार्ट को अलग करेंगे, तो यही हिस्सा हमें समझना जरूरी है कि यहाँ कह रहा है कि यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए, मतलब षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के लिए जरूरत है दो या दो से अधिक लोगों की, एक षड्यंत्र की, और दूसरी चीज जरूरत है कि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कार्य या अवैध लोप का घटित होना। 120A में देखेंगे कार्य या अवैध लोप का घटित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर जब षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण होता है तो यही मामूली अंतर है दोनों में कि यहां पर कार्य या अवैध लोप भी होना जरूरी है, तब कहेंगे कि दुष्प्रेरण हो गया। यदि सिर्फ षड्यंत्र हुआ, कोई कार्य नहीं किया गया, कोई लोप घटित नहीं किया गया, तो नहीं कह सकते कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण हुआ है। षड्यंत्र हुआ है,
तो 120 एक की परिधि में वो आ सकता है, लेकिन षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण हुआ है, इसके लिए ये जरूरी है कि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित किया जाए। यदि कार्य या अवैध लोप घटित नहीं हो रहा है तो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण नहीं होगा। तो तीन चीजें हमें निकल के आती हैं षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के लिए। द अबेटर हैज इंगेज्ड विथ वन और मोर पर्सन इन ए कॉन्स्पिरेसी, जो व्यक्ति दुष्प्रेरक है वो एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ किसी षड्यंत्र में शामिल हो। कॉन्स्पिरेसी वाज फॉर डूइंग ऑफ द थिंग अबेटेड, कॉन्स्पिरेसी क्यों की गई है, एक बात करने के लिए। और तीसरी चीज, एन एक्ट और इलीगल ओमिशन हैज टेकन प्लेस इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एंड इन ऑर्डर टू डूइंग ऑफ दैट थिंग। कुछ कार्य या अवैध लोप जरूर होना चाहिए, बिना कार्य या अवैध लोप के षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण नहीं होगा। दुष्प्रेरण हो सकता है यदि 120 एक ही परिधि में आ रहा है, लेकिन षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के लिए हमेशा जरूरी है कि कुछ ना कुछ कार्य या अवैध लोप घटित हो। एक मामला है केहर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988। ये 107 और 120 ए को वर्गीकृत करता है। जब हम षड्यंत्र पढ़ेंगे तो वहां पर वापस इस पर आएंगे और दोनों चीजें पढ़ने के बाद फिर दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। अभी ये जान लें कि यहाँ पर जब षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण करें तो कुछ ना कुछ कार्य या कुछ ना कुछ लोप होना जरूरी है। और क्यों ऐसा कार्य या लोप किया जा रहा है, षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से। तीसरी बात करते हैं इंटेंशनल एड, साशय सहायता। अब शब्द देखिएगा, इंटेंशनल एड, सिर्फ एड की बात नहीं हो रही। यदि सिर्फ आप किसी की सहायता करते हैं बिना किसी जानकारी के तो आपका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, साशय सहायता होनी चाहिए। अब साशय सहायता आप कितने प्रकार से कर सकते हैं, ये स्टेज जरूर ध्यान रखिएगा। साशय सहायता के स्टेज भी बताया गया है कि किस स्टेज पर। जब हम एक्सेसरीज, बिफोर द फैक्ट, एट द फैक्ट, आफ्टर द फैक्ट पढ़ रहे थे, 3 स्टेज पढ़ रहे थे, तो यहां पर आफ्टर द फैक्ट को बाहर कर दिया गया है, 2 ही बिंदुओं को शामिल किया गया है, एक्सेसरीज, एट द फैक्ट और बिफोर द फैक्ट। जब आप इसका स्पष्टीकरण दूसरा देखेंगे तो वहां से हमें ये टाइमिंग पता चलती है कि साशय सहायता कब, साशय सहायता ऐसी बात किए जाने के समय या साशय सहायता ऐसी बात किए जाने के पूर्व। तो 2 हिस्सों में बांट सकते हैं इसको। एक साशय सहायता किए जाने के पूर्व, वो साशय सहायता उस बात को किए जाने के पूर्व, साशय सहायता उस बात को किए जाने के दौरान। डूइंग ऑफ एन एक्ट डायरेक्टली असिस्टिंग द कमीशन ऑफ द क्राइम, सीधा सीधा आप उस अपराध के करने में असिस्टेंस कर रहे हैं, तब भी आप अबेटर हैं। इलीगली ओमिटिंग टू डू ए थिंग विच वन इज बाउंड टू डू, आप किसी बात को करने के लिए बाध्य थे। एक दृष्टांत के माध्यम से भी इसको समझेंगे कि कैसे आप बाध्य थे और आपने लोप किया, इस प्रकार आपने साशय सहायता कर दी। और तीसरी चीज, डूइंग एन एक्ट विच में फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ द क्राइम बाई अनदर। तो टाइमिंग जरूर ध्यान रखिएगा, जब साशय सहायता वाला प्रावधान पढ़ें उसके साथ स्पष्टीकरण 2 जरूर पढ़ें। स्पष्टीकरण 2 कहता है कि कोई कार्य, जो कोई या तो किसी कार्य को किए जाने के पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है। टाइमिंग देखिए बता दिया, साशय सहायता की टाइमिंग कि कोई कार्य किए जाने के पूर्व, एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट, या किए जाने के समय एट द फैक्ट, 2 ही बिंदुओं की बात करता है। जो तीसरा वाला है उसको बाहर कर देता है। 201, 216, 136, 157, 411, 412 वो आफ्टर द फैक्ट को अलग अपराध बना देते हैं, वो अबेटमेंट में नहीं आएगा। इसमें कई बार हमें धोखा होता है कि जो गाड़ी लेकर दूर खड़ा हुआ था या लेके उसके घर में आरोपी रुकने चला गया, जैसे अभी रीवा में मामला हुआ था। रीवा में मामला हुआ था सर्किट हाउस में कि एक माइनर लड़की के साथ रेप हुआ था। उसमें बहुत सारे आरोपी हैं जिनके ऊपर ये एलिगेशन है कि इन्होंने अपराध होने के बाद इसको ऐड दी। अब बात यहीं पर आती है कि क्या वो दुष्प्रेरण के दोषी हैं या वो हार्बरिंग के दोषी हैं, ये अभी कोर्ट द्वारा तय किया जाना है। पर फैक्ट उसमें ऐसे हैं कि यहाँ पर हमें वो फैक्ट मार्गदर्शन करते हैं। यदि रीवा के कुछ लोग होंगे तो वो उस घटनाक्रम को जान रहे होंगे। तो टाइमिंग ध्यान रखें कि बात किए जाते समय या बात किए जाने के पूर्व आपने क्या किया है, कुछ ऐसा कार्य किया है कि उससे उस बात के किए जाने में कुछ ना कुछ मदद हो जा रही है, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाता है और तद द्वारा उस कार्य के किए जाने को
सुकर कोई बात करता है और तद द्वारा उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में साथ सहायता करता है, यह कहा जाता है। तो स्पष्टीकरण से टाइमिंग पता चलता है, और आप यदि उस कार्य को किसी प्रकार जो बात उकसाई जा जो जिस बात के लिए मदद की जा रही है, जो परिणाम प्राप्त करने के लिए मदद की जा रही है, उसको यदि किसी भी प्रकार से आप सरल बनाते हैं तो कहा जाएगा आपने साथ सहायता की है। कार्य के साथ साथ लोप शामिल है। यदि आप कोई कार्य करते हैं या आप किसी कार्य को करने के लिए आबद्ध थे, आपने उस कार्य को करने का लोप कर दिया, तो लोप के द्वारा भी आप साथ सहायता दे सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट कोई काम करें, इंटेंशनली कुछ कार्य कर दें, या इंटेंशनली कुछ कार्य करने का लोप कर दें। दोनों स्थितियों में आप साथ सहायता कर सकते हैं। सिर्फ सहायता से बात नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा, सिर्फ सहायता से बात नहीं बनेगी। जैसे दो दृष्टांतों से बात करते हैं साथ सहायता को समझने की, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन से जिसमें आप कुछ कार्य करते हैं, और दूसरा लोप से। जैसे कि लोप वाली बात करें कि एक सर्वेंट है, एक नौकर, उसकी ड्यूटी है कि वो गेट को टाइम से बंद करे और टाइम से खोले। जब कोई दरवाजे पर आए और उसके पास प्राधिकार हो कि उस एरिया के अंदर वो जा सके, मकान है या फैक्ट्री है, उस एरिया के अंदर जाने का प्राधिकार रखता है, तो उस दरबान की ड्यूटी थी कि वो गेट खोले और उसके जाने के बाद गेट बंद कर दे। ये दरबान की ड्यूटी थी। अब मान लीजिए दरबान लापरवाह था, उसने गेट बंद करना छोड़ दिया। जैसे लापरवाह दरबान आपको मिल जाएंगे। यदि दरबान लापरवाह था और उसने गेट बंद नहीं किया, छोड़ दिया, उसी बीच डाकू आते हैं और फैक्ट्री में लूट करके चले जाते हैं, तो क्या यहाँ जो दरबान है वो साथ सहायता कर रहा है? डाकुओं की सहायता तो कर रहा है। गेट यदि बंद होते तो आसानी से प्रवेश ना कर पाते, पर क्या साथ सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा? साथ सहायता नहीं कर रहा। वो लापरवाह हो सकता है अपने काम के लिए, जो फैक्ट्री प्रबंधन उसको उसकी लापरवाही के लिए नौकरी से निकाल दे, पर क्या अपराध में भागीदार है? वो अपराध में भागीदार नहीं है, क्योंकि वो साथ सहायता नहीं कर रहा। पर इसी परिस्थिति में यदि वो जो चौकीदार है, वो यदि डाकुओं से प्री मीटिंग्स हो जाती है उसकी कि मैं 3 बजे से लेके 5 बजे तक गेट खोल के रखूंगा, उस दौरान ही आप आ जाना, तो यहाँ पर अब क्या कर रहा है? वो गेट जानबूझकर खोल रहा है। और क्या क्यों कर रहा है? क्योंकि डकैतों का फैक्ट्री में प्रवेश करना आसान हो जाए, इसलिए वो साथ सहायता कर रहा है। देखिए, दोनों जगह सहायता हो रही थी। एक जगह वो लापरवाही के कारण गेट खोल दे रहा था, तो डकैतों का काम आसान हो गया। एक जगह वो डकैतों से प्री मीटिंग्स करके गेट खोल रहा था, इसलिए उनका काम आसान हो गया। पर दोनों में सिर्फ दूसरे वाले दृष्टांत में ही वो आरोपी बनेगा, पहले वाले में नहीं बन रहा है, क्योंकि उसने साथ सहायता नहीं की। वो लापरवाह हो सकता है, लेकिन दूसरे वाले में उसने डकैतों से प्री मीटिंग्स करके दरवाजे खोले हैं, इसलिए उसने साथ सहायता की है। जैसे लोप लोप की हम बात कर रहे थे कि लोप आपकी ड्यूटी होनी चाहिए। यदि ड्यूटी आपकी नहीं थी तो आपका लोप साथ सहायता में नहीं आएगा। लोप तभी कहलाएगा जब आप किसी बात को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। जैसे कि एक हेड कांस्टेबल था, कहीं सब इंस्पेक्टर था। सब इंस्पेक्टर देखता है कि उसके थाने में उसके जो सबऑर्डिनेट हैं, कांस्टेबल हैं, वो एक व्यक्ति को उठा के ले आए हैं और उसको पीट रहे हैं, उसके सामने पीट रहे हैं। सब इंस्पेक्टर के सामने कांस्टेबल थाने में किसी को उठा के ले आए हैं और उसको पीट रहे हैं। क्यों पीट रहे हैं? उससे कन्फेशन प्राप्त करने के लिए। और वहां से उस सब इंस्पेक्टर था, वो देखते हुए चला जाता है, कुछ नहीं बोलता है। तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी था, वो थाने का प्रभारी था, उसके सामने कुछ अपराध किया जा रहा है, 330 का अपराध किया जा रहा है कि किसी की संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए उसके साथ उपहति कारित की जा रही है। तो ये अपराध उसके सामने हो रहा है और वो पुलिस ऑफिसर उस थाने का प्रभारी है, तो उसकी ये ड्यूटी थी कि वो उन सबऑर्डिनेट्स को रोकता, क्योंकि उसके सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, उसकी ड्यूटी है। सीआरपीसी उसके ऊपर ये दायित्व लगाती है कि आप कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो उसकी रोकथाम करेंगे। और वहां से वो चुपचाप चला जा रहा है। तो क्या इस सब इंस्पेक्टर को साथ सहायता के लिए दोषी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि उसने लोप किया है। उसका दायित्व था कि वैसी चीजें ना होने देता और उसने जानबूझकर वहां से चले जाना उचित समझा, तो उसने साथ सहायता की है। किस प्रकार? लोप करके। वो कुछ उनकी मदद नहीं कर रहा है, पर अपने काम को करने का लोप कर दे रहा है, इससे उनकी मदद हो जा रही है। ये आप मामला लिख सकते हैं,
कालीचरण गांगुली 1873, कालीचरण गांगुली का मामला। यदि आपके कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था कि आप इस काम का निवारण करें और वहां आपने लोप कर दिया, तो ऑब्लिगेशन नहीं था तो आपका लोप अवैध नहीं कहलाएगा तो वो शासय सहायता में नहीं आएगा। जैसे एक और दृष्टांत इसी में बात करें कि एक बच्चा था, खलासी जैसे कहते हैं कि जो ट्रकों में ड्राइवरों के पास अमूमन उनकी मदद के लिए खलासी होता है। खलासी मान लीजिए कि कोई 12-13 साल का बच्चा है, उसके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है, ना उसको कोई एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, और विधि उसको अनुमति भी नहीं करती, माइनर को गाड़ी चलाना अनुमति भी नहीं करती। और जो ड्राइवर था वो देख रहा है कि ये गाड़ी चला रहा है, खलासी जो 13 साल का बच्चा है वो गाड़ी चला रहा है, और उस गाड़ी के परिणाम स्वरूप एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्या यहाँ पर जो दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था ड्राइवर, उसको हम अबेटर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे, क्योंकि वो जान रहा, उसकी ये ड्यूटी है, जो वाहन का चालक है उसकी ये ड्यूटी है कि वो बच्चे को गाड़ी ना चलाने दे। उसके बावजूद वो गाड़ी चलाने दे रहा है तो वो शासय सहायता कर रहा है। एक ड्यूटी थी कि उसकी रोक निवारित करने की ड्यूटी थी कि वैसा ना होने दे, और उसने जब ड्यूटी का लोप किया उसके परिणाम स्वरूप बच्चे ने गाड़ी चलाई और एक घटना हुई, तो आपको माना जाएगा कि आपने शासय सहायता की और उस बच्चे को उकसाया है कि तुम गाड़ी चलाओ और एक्सीडेंट करो। तो ये एक मामला था। इसको भी लिख सकते हैं, रामरूप वर्सेज क्राउन, AIR 1951। यदि वो ड्राइवर जान रहा था कि ये बच्चा गाड़ी चलाना नहीं जानता है, उसके बावजूद वो गाड़ी चला रहा है और वो उसके बगल में बैठ के देख रहा है, तो माना जाएगा कि आपने शासय सहायता की है। जैसे शब्द इसमें आ रहा है कि फैसिलिटेटिंग द कमीशन ऑफ ए क्राइम, मतलब आप उस अपराध के करने में सहायता देते हैं। तो एक अच्छा मामला हुआ इसमें, ईशान में का मामला है। इसमें दो लोगों के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान एक व्यक्ति दूसरे को इतना गर्म हो गया वो विवाद के दौरान कि दूसरे को कहता है कि यदि मेरे पास अभी कुछ हथियार होता तो मैं तुम्हारे सर पर दे मारता। देखिए वो व्यक्त कर रहा है, दो लोग लड़ रहे हैं और एक जो ज्यादा उत्तेजित हो गया है वो व्यक्त कर रहा है अपनी भावनाएं कि यदि मेरे पास अभी कुछ होता, औजार होता, तो मैं यही तुम्हारे सर पर दे मारता। जो इसमें ये थे आपके ईशान में, ये वहीं पर खड़े हुए थे सुपरवाइजर साहब। उन्होंने जैसे ही सुना, उन्होंने उसको एक फावड़ा पकड़ा दिया मजदूर को, और उसने सामने वाले व्यक्ति के सर पर दे मारा। उसके बाद ईशान में कहते हैं कि नहीं, मेरा इंटेंशनल एड करने का कोई इरादा नहीं था, मैंने एड जरूर दे दी उसको, पर मेरा इंटेंशनल एड करने का इरादा नहीं था, तो मेरा काम अबेटमेंट में नहीं आएगा। अब कोर्ट ने कहा वो सामने वाला व्यक्ति बता रहा है कि मेरे हाथ में फावड़ा होता, तो मेरे हाथ में कुछ भी औजार होता तो मैं इसके सर पर दे मारता। आपको पता है उसकी भावनाएं, और उन भावनाओं को पता होने के बाद आप उसको फावड़ा पकड़ा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि आपका इंटेंशनल एड नहीं था, आप मौके पर प्रेजेंस हैं। तो सारी चीजें जो इंटेंशनल एड के लिए जरूरत थी वो सारी चीजें यहाँ पर थी, और ईशान मेह को दंडित किया गया अबेटमेंट के लिए। एक और मामला हुआ राम कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आपका मामला है AIR 1995 का। इसमें क्या हुआ कि एक पति अपनी नवविवाहिता पत्नी को भाई के यहाँ से लाता, कुछ विवाद होता उन लोगों के बीच, तो वो थाने चले जाते हैं। जो प्रभारी रहता है थाने का, वो उस नवविवाहिता को, 19 ईयर ओल्ड गर्ल थी, उसको थाने के अंदर ले जाता है, उसको मारता पीटता है और उसके साथ रेप करता है। जो एक कांस्टेबल था वो उसके पति की चौकीदारी करता है कि पति भीतर न प्रवेश कर पाए। जिस समय दरोगा जी ऐसा रेप का ऑफेंस कर रहे थे, उस समय कांस्टेबल उसके पति को निवारित करता है कि ये भीतर ना जा पाए और अपनी पत्नी को कुछ ऐड ना दे पाए। अब बात इस कांस्टेबल की थी कि क्या इस कांस्टेबल का रेप में कोई पार्टिसिपेशन था कि नहीं। आप बताएं, इंटेंशनल एड इसने दिया या नहीं दिया? बिल्कुल दिया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यदि उसके पति को ना रोकता, इसने काम किया कि उसके पति को थाने के अंदर जाने से रोक दिया। वो पति चीखें पुकारें सुन रहा अपनी पत्नी की, पर उसको कांस्टेबल के कारण वो अंदर नहीं जा पा रहा, अपनी पत्नी की मदद नहीं कर पा रहा। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो कांस्टेबल है इसने शासय सहायता की है उस रेप में, और ये रेप का अबेटर है। दो मामले ये हुए थे। एक महत्वपूर्ण चीज है, तो
तो ये हम बात कर रहे थे शासय सहायता की। तो 3 तरह से हमें अबेटमेंट के 3 पार्ट मिले कि एक उकसाकर आप अबेटमेंट कर सकते हैं, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से अबेटमेंट कर सकते हैं, पर कॉन्स्पिरेसी के साथ शर्त ये जुड़ी हुई है कि कुछ ना कुछ कार्य या वैधलोप होना चाहिए। तीसरा शासय सहायता करके अबेटमेंट कर सकते हैं, पर शासय सहायता किस समय होनी चाहिए? एट द टाइम या बिफोर, जो फैक्ट घटित हुआ है उस फैक्ट के घटित होने के समय या उस फैक्ट के घटित होने के पहले, तभी माना जाएगा कि शासय सहायता है। ये शासय सहायता आप कोई कार्य करके भी कर सकते हैं या किसी कार्य को करने का लोभ करके भी आप कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या जो प्रिंसिपल ऑफेंडर था वो बरी हो गया? देखिए 2 व्यक्ति होंगे, ए मान लीजिए कि बी को उकसा रहा है कि तुम जाके सी की हत्या कर लो, ए अबेटर हो गया, बी प्रिंसिपल ऑफेंडर हो गया। तो अब हर मामले में जब हम अबेटमेंट का अपराध देखेंगे तो 2 व्यक्ति होंगे, एक कर्ता होगा और एक उकसाने वाला व्यक्ति होगा, या जिसको कहें कि दुष्प्रेरक होगा। तो ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि कई बार जो प्रिंसिपल ऑफेंडर रहता है, जो बी है मान लीजिए यहां पर जिसने सी की हत्या की है, बी बरी हो जाता है, तो ए का क्या होगा? क्या ए भी बरी हो जाएगा? तो ये जब हम 3 प्रकार पढ़ते हैं तो तीनों प्रकारों पर निर्भर करता है। ये तीनों प्रकारों पर निर्भर करता है कि उकसाने द्वारा कर रहे हैं आप, षड्यंत्र द्वारा कर रहे हैं, या शासय सहायता द्वारा कर रहे हैं। इस पर यह निर्भर करता है कि कब प्रिंसिपल ऑफेंडर के बरी होने से अबेटर को फायदा मिलेगा और कब प्रिंसिपल ऑफेंडर यद्यपि बरी हो गया, अबेटर को कोई फायदा नहीं मिलेगा। देखिए जो पहला वाला हिस्सा उकसाना, उकसाने में भले प्रिंसिपल ऑफेंडर बरी हो गया, कहीं ये नहीं लिखा हुआ 107 में कि ऐसा अपराध घटित हो, जो बात आपने उकसाई है वो बात घटित हो, 107 में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। जो उकसाने वाला व्यक्ति है उसका काम सिर्फ इतना है कि वो एक परिणाम प्राप्त करना चाहता था, उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए उसने किसी व्यक्ति को सक्रिय रूप से उकसाया, उसका काम समाप्त हो गया। ये अपराध 107 की जो बात थी वो 107 की बात कंप्लीट हो गई। कॉन्स्पिरेसी में भी कहीं नहीं है कि अपराध हो, यहां भी नहीं लिखा हुआ। पर जब इंटेंशनल एड की बात करें, इंटेंशनल एड, यदि मान लीजिए आप किस बात के लिए इंटेंशनल एड दे रहे थे, जैसे एहसान में का मामला था कि उसमें वो सर पर यदि ना दे मारता, सर पर ना दे मारता, आपने उसको दिया वो सर पर ना दे मारता, तो यहां पर काम करता है यदि प्रिंसिपल ऑफेंडर बरी हो गया है या वो अपराध नहीं हुआ है जिसके लिए आपने शासय सहायता की थी, तो आपको फायदा मिल जाएगा। लेकिन यदि आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण कर रहे थे या उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण कर रहे थे, इस बात का कोई महत्व नहीं है कि उस षड्यंत्र के अनुसरण में वो बात वास्तव में हुई या नहीं हुई। यदि हुई है तो देखेंगे 109 में दंडित होगा, और यदि नहीं हुई है तो 115 में दंडित होगा। दोनों के लिए दंड की व्यवस्था है। आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने किसी को उकसा दिया, अब आपका काम खत्म, दुष्प्रेरक का काम खत्म। अब जिस व्यक्ति को आपने उकसाया है यदि वो अपराध कर देता है तो आपका दंड बढ़ जाता है, और यदि वो अपराध नहीं करता है तो आपका दंड कम हो जाता है। मतलब प्रिंसिपल ऑफेंडर द्वारा अपराध का करना या ना करना उकसाने में महत्व नहीं रखता है, इंटेंशनल एड में जरूर महत्व रखता है। यदि वो अपराध नहीं किया गया तो फिर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी। 2 मामले हुए इसमें। एक अच्छा मामला हुआ ये आपका जमुना सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, जमुना सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इसमें व्यक्त किया गया, इट कैन नॉट बी हेल्ड इन लॉ दैट ए पर्सन कैन नॉट एवर बी कन्विक्टेड ऑफ अबेटिंग ए सर्टेन ऑफेंस व्हेन द पर्सन एलीग टू हैव कमिटेड दैट ऑफेंस इन कंसीक्वेंस ऑफ अबेटमेंट हैज बीन एक्विटेड। वो बरी हो गया, ए ने बी को उकसाया था कि सी की हत्या कर दो, बी ने सी की हत्या कर भी दी, बी बरी भी हो गया, लेकिन ए क्या इससे उसके बाद एक छठा व्यक्ति था, 5वां व्यक्ति है, वो जाता है किसी कार्य को करने के लिए, प्रयास भी करता है, परिणाम नहीं प्राप्त कर पाता है, और जो वास्तव में डूअर था, कार्य को कर रहा था, वो बरी हो गया। लेकिन ये जो कॉन्स्पिरेटर थे क्या ये बरी होंगे? ये भी बरी नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने अपना दायित्व निभा दिया। वास्तव में अपराध हो या नहीं हो इस पर जिम्मेदारी नहीं है इनकी। लेकिन इंटेंशनल एड के मामले में यदि
प्रिंसिपल ऑफेंडर बरी हो गया है तो अबेटर दायी नहीं होगा। तीनों में वर्गीकृत करके समझ लेंगे। लेकिन इट इज नॉट ओनली इन द केस ऑफ पर्सन अबेटिंग एन ऑफेंस बाय इंटेंशनल एडिंग another to commit that offense that the charge of abatement against him would be expected to fail when the person alleged to have committed the offense is acquitted of that offense। लेकिन इंटेंशनल एड के मामले में यदि एक्विटल हो गया है या वो अपराध किया ही नहीं गया है तो यहां पर फायदा मिल जाएगा। एक हरदा चक्रवर्ती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मामला हुआ। इसमें कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात की गई कि जो कॉन्स्पिरेसी है क्या सिर्फ एक व्यक्ति को कॉन्स्पिरेसी के लिए दायी ठहराया जा सकता है? नहीं। हरधन चक्रवर्ती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका मामला है AIR 1990 SC 12110। तो इस मामले में क्या हुआ कि जो एक कॉन्स्पिरेसी हुई कई लोगों की, उसमें से एक कॉन्स्पिरेसी हुई कई लोगों की। उस कॉन्स्पिरेसी में क्या था कि जो प्रिंसिपल ऑफेंडर थे, मिलिट्री के ऑफिसर थे हरधन चक्रवर्ती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में, तो जो प्रिंसिपल ऑफेंडर थे वो बरी हो जाते हैं और कुछ अबेटर भी बरी हो जाते हैं। 8 अबेटर थे वो भी बरी हो गए। जो ये सिंगल अबेटर बचा हुआ था ये फंसा हुआ था। तो क्या इसको हम अबेटमेंट के लिए दायी ठहरा सकते हैं? तो कहा गया कि इसको अबेटमेंट के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि अबेटमेंट के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए थे, जो बाकी लोग एक्विट हो गए। अब ये सिंगल व्यक्ति तो कॉन्स्पिरेसी करेगा नहीं, तो सिंगल व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता है, इस आधार पर बरी कर दिया गया। और हरधन चक्रवर्ती वर्सेज स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, एक और मामला है इसमें तापन दास वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो इसमें भी कहा गया 2 or more person must be parties to such an agreement and one person alone can never be held guilty of criminal conspiracy for the reason that one cannot conspire with oneself। तो कॉन्स्पिरेसी के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। इसी आधार पर इस मामले में हरधन चक्रवर्ती को बरी कर दिया गया। कुछ शिवानंद सर? जी सचिन जी। कुछ लाइट का इशू हो गया था इसलिए वो बराबर नहीं चल पाया वाईफाई। जी जी। तो 9:20 हुए हैं तो बंद कर दिया जाए। हाँ सर, प्रश्नोत्तर कल ले लेते हैं। जी जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बेहतरीन ढंग से आपने एक्सप्लेन किया और हमें भी मौका मिला कुछ सीखने का। हालांकि एक कार्यक्रम से बहुत कुछ आदमी नहीं सीख सकता, लेकिन समय का भी कुछ इस तरह से रहता है कि नहीं जम पा रहा है, लेकिन प्रयास करूंगा कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूं। और बहुत ही अच्छा, हमारे ख्याल से जो हमारे इसमें समय 198-99 के आसपास, एक समय 250 के आसपास पार्टिसिपेंट्स जुड़े थे। तो सबने निरंतर ये इस बात का ये एक तरह से द्योतक है कि आपका कार्यक्रम इतना लोकप्रिय है और इतना ज्ञानवर्धक है कि लोग निरंतर जो स्ट्रेंथ है वो बनी हुई है, और इस से निश्चित तौर पे सभी का बहुत बड़ा हित हो रहा है और आपका जीवन ही एक तरह से लोकहित में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। और अगले कार्यक्रम में हम सभी दर्शकों को, हमारे जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, कृपया कल भी आप लोग सम्मिलित हों। संभवतः नित्यानंद जी कार्यक्रम में होंगे। थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य डाउन था, हालांकि इस समय ऐसा मौसम ही चल रहा है कि सभी का थोड़ा बहुत स्वास्थ्य डाउन है, कहीं गले में खराश समय ही है, पर कोई बात नहीं, हमारा कार्यक्रम चलता रहे इसी तरह से। आप सबका सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, एक बार पुनः धन्यवाद।